अच्छा जी, तो ये लास्ट पॉइंट पे हम थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पेप्टाइड्स को एंटीबायोटिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ जो अमीनो एसिड हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, राइबोसोम्स उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब चूँकि उनको ट्रांसलेशन के बाद इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रांसलेशन के बाद उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाई जाती हैं, यानी उनके अंदर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, सल्फोनेशन या सल्फर ग्रुप या डाइसल्फाइड जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। यानी ट्रांसलेशन के बाद है तो वो अमीनो एसिड ही, लेकिन उस अमीनो एसिड को ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफाई किया जाता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसकी हाइड्रोक्सिलेशन कर दी जाती है, सल्फोनेशन या डाइसल्फाइड फॉर्मेशन उसमें हो जाती है। अब उसकी वजूहत ये भी होती हैं कि उनको एंजाइम एक्शन से बचाना होता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम उन पेप्टाइड्स की ब्रेक डाउन ना करें। दूसरा ये कि उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो इन मॉडिफिकेशन के बाद परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अब नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड जो हैं ये वो मैम बहुत है इतनी। इतना बहुत है। चलिए ये बस लास्ट स्लाइड है, इसको इन 2 स्लाइड्स को बस हम कर लेते हैं, सिर्फ 2 स्लाइड, ठीक है, फिर खत्म करते हैं। अच्छा, नॉन राइबोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो ट्रांसलेट नहीं हो रहे बल्कि एंजाइम जो है वो इनको लिंक कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टार्ट में भी आपका सवाल था ना, तो ये मैंने यही बात हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि जो पेप्टाइड्स अमीनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनको एंजाइम्स आपस में जोड़ रहे हों, पेप्टाइड्स को उनको अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बन रहे हों, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एंजाइम जोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि डायरेक्टली वो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से बन रहे होते हैं। अगर वो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से बने तो हम कहते हैं ये राइबोसोमल पेप्टाइड है। अगर वो अमीनो इनके एंजाइम्स के जुड़ने से बने तो हम कहते हैं ये नॉन राइबोसोमल एंजाइम, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड है वो ग्लूटाथायोन, ठीक है। और ग्लूटाथायोन जो है ये हायर ऑर्गेनिजम्स में, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस के लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, कुछ आइडिया है आपको इसका? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप सर्च भी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये उम्मीद है कि एंड पे जाके ये हमारा इसमें भी आएगा जब हम आगे जाके जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये आएगा, तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो जब फ्री रिएक्टिव ऑक्सीजन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको वहाँ से रिलीज हो रही होती है बालों का, तो जब वो फ्री ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव होती है, उसको जहाँ पे जगह मिलती है वो वहाँ पे जाके रिएक्ट कर जाती है, चाहे फिर उससे सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है या कहीं पे भी वो रिएक्ट कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस होती है, बहुत खतरनाक होती है सेल के लिए, ठीक है। तो उसको फिर वो एंटी ऑक्सीडेंट कुछ होती हैं चीज़ें हमारी बॉडी में जो उसको चिलेट कर देती, जैसे हीमोग्लोबिन है ना, वो भी एक किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती है, ठीक है। इस तरह कुछ चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो फिर डिफेंस करते हैं हमारी बॉडी का, और वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, तो फिर वो जो